हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई बड़ी अच्छी चल रही होगी और आप सब लोग स्वस्थ होंगे। डेली करंट अफेयर प्रोग्राम हमारा चल रहा है, बड़ा ज़ोरों शोरों से चल रही है क्लासेस। आप सब लोग देख भी रहे हैं, अच्छे खासे लोग आते भी हैं सुबह। ये तमाम चीज़ें जानकर बड़ी खुशी है। ऐसे ही आप लोग बने रहिएगा और पढ़ते रहिएगा, ताकि आने वाले एग्ज़ाम्स के जैसे ही लॉकडाउन का थोड़ा सा पीरियड अभी खुलने वाला ही है और उसके बाद जो है धीरे धीरे सभी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, तो ज़रूर ये चीज़ें आपको बहुत बेनिफिट करेगी। हम जिस प्रकार से क्वेश्चंस को कर रहे हैं वो आपकी नॉलेज को बढ़ाएगा, साथ ही साथ क्वेश्चंस के जो अदर पहलू है वो भी देखने में आपकी सहायता करेगा कहीं ना कहीं। ये बात आप बाद में समझोगे जब आप पूरी क्लासेस देखते रहोगे। तो ठीक है, शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर रहा। देख लेगा, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है 2020 जो था उसमें भारत का स्थान कौन सा रहा, ये पूछा है। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है वो हेनले पासपोर्ट और हेनले पार्टनर्स के द्वारा जो है वो किया जाता है, जारी किया जाता है ये इंडेक्स जो है। और ये जो 2020 का जारी किया गया है, इसमें भारत का कौन सा स्थान है और टॉप में कौन रहा, ये तमाम बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग जो है भारत का स्थान रहा है, मैं पहले ही बता देता हूँ, 84th। इंडिया का कौन सा स्थान रहा इसमें, 84th स्थान रहा इंडिया का, 84वां। अब इसके अकॉर्डिंग क्या है कि ये इंडेक्स के अकॉर्डिंग हमें ये पता लगता है कि आपके पासपोर्ट जो है वो कितना मजबूत, कितना स्ट्रॉन्ग है उस देश का पासपोर्ट। अभी जैसे कि जापान है, जापान सबसे टॉप है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाएगा, कौन सा देश जो है फर्स्ट नंबर पे, तो जापान जो है, जापान सबसे टॉप में है। और जापान का जो पासपोर्ट धारक है वो वीजा फ्री 100 यानी बिना वीजा के 191 देशों में आवागमन कर सकता है, 191 देशों को विजिट कर सकता है, विदाउट वीजा कर सकता है। दैट्स द थिंग, समझ रहे हैं इस चीज को। और भारत के जो लोग हैं, भारत का स्थान है 84th, और भारत के लोग जो है 58 देशों के अंदर वीजा फ्री यात्रा कर सकते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, समझ पा रहे हैं इस चीज को। इसके अलावा जापान के बाद दूसरे नंबर पे अगर बात करें तो सिंगापुर है, फिर जर्मनी है, फिर आपका साउथ कोरिया है। इनका जो है जापान के बाद आपका सिंगापुर का सेकेंड नंबर है इसमें। ये 191 देश बताया मैंने, 190 देशों में जा सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें जर्मनी का भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग, उसके बाद साउथ कोरिया। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इसके अंदर कि सबसे स्ट्रॉन्ग जो है इसके अकॉर्डिंग किसका, जापान का पासपोर्ट। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अकॉर्डिंग जापान जो है 191 देश, ये ध्यान रखना है। इस सूची में जो है टोटल 199 देश शामिल है। कितने देश शामिल है इसमें, 199 देश, 199 देश इसमें शामिल है। जिसमें से सबसे लास्ट की अगर बात करें तो सबसे लास्ट आपका अफगानिस्तान है, जो केवल 26 देशों में ही जा सकते हैं। सबसे लास्ट कौन है इसमें, अफगानिस्तान जो है वो लास्ट है। अफगानिस्तान इज द लास्ट कंट्री। ठीक है, इसके कितने में, सिर्फ 26 देशों में। क्लियर है ना। और ये जो है आपको ध्यान रखना है कि 199 देश जो है, 199 जो है कंट्री का साथ में जो है किया जाता है, इस इंडेक्स में शामिल किया जाता है। और ये कब से शुरू किया गया था, ये 2006 से शुरू किया गया था, 2006 ऑनवर्ड शुरू किया गया था। और 2006 में भारत का स्थान जो है वो 71वां था, लेकिन आज जो है भारत का स्थान कौन सा हो गया है, 84वें स्थान पे भारत पहुंचा हुआ है। 58 देशों में वीजा फ्री जो है, बिना वीजा के आना जाना हो सकता है भारतीयों का। ये बात, जापान टॉप में है 191 देशों का। ये क्वेश्चन कैसे ही पूछा जा सकता है कि जापान के लोग कितने देशों में जो है बिना वीजा के जा सकते हैं, तो वो 191 देश आंसर हो जाएगा। तो उसी प्रकार दूसरा सबसे अच्छा किसका रहा है, तो वो सिंगापुर है। क्लियर है, तो क्वेश्चन को अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखना है। और लास्ट किसका रहा है, तो लास्ट रहा है अफगानिस्तान का, ओनली 26 कंट्री, 26 देशों में केवल। समझ पा रहे हैं इस चीज को। तो ये पूरा का पूरा इसके अंदर आपको ध्यान में रखना है। 84th इसका करेक्ट आंसर हो गया, C फॉर कलकत्ता। क्लियर है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोलता है कि कौन सी राज्य सरकार देश के 10 राज्यों में जो कुतपुई महोत्सव का आयोजन कर रही है। कौन सा महोत्सव का आयोजन हो रहा है, जो कुतपुई महोत्सव का आयोजन कर रही है, कौन सी सरकार कर रही है, ये बात पूछ रहा है। तो देखिएगा, जो कुतपुई महोत्सव जो है वो मैं आंसर बता देता हूं इसका, मिजोरम गवर्नमेंट कर रही है। मिजोरम गवर्नमेंट कर रही है। और मिजोरम गवर्नमेंट क्यों कर रही है, देखिएगा, मिजोरम में जो कम्युनिटी है, मिजो जो जनजाति है, मिजो ट्राइब जो है, वो मिजो जनजाति का भाईचारा बढ़ाने के लिए, चाहे वो विश्व के किसी भी कोने में रह रहे हैं, उनके बीच में एक संगठित होने की भावना, एक एकता की भावना, उस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए, उनको आपस में इंटरेक्शन करने के लिए जो है जो कुतपुई महोत्सव बनाया जा रहा है। किस चीज़ के लिए बनाया जा रहा है, किस लिए मनाया जा रहा है इसको, ये मनाया जा रहा है जो कुतपुई, जो भी मिजो जो है कम्युनिटी से संबंधित कोई भी व्यक्ति है, वो विश्व के किसी भी कोने में रह रहा है, उन सबको
साथ में लेके चलना है और उनके अंदर जो है मिजो कम्युनिटी को आपस में जोड़ने का काम करना है एक तरह से। इसके लिए जो है जू कुतपुई मिजोरम गवर्नमेंट बना रही है। मिजोरम के अलावा अगर बात करें तो मणिपुर हो गया, त्रिपुरा हो गया, यहाँ पर भी जो है मिजो कम्युनिटी के, तो इसलिए 10 स्टेट को जो है कवर कर रही है जहाँ पर मिजो कम्युनिटी है, तो 10 राज्यों में मनाया जाएगा। इसके अलावा विश्व लेवल पे भी कुछ एक देशों में भी ये शामिल किया गया है, कुछ एक देशों में भी मनाया जा रहा है। देशों का थोड़ा सा ध्यान रखना है कौन कौन से कंट्रीज के अंदर है ये, तो उसमें आपसे क्वेश्चन अगर बाई चांस पूछ ले तो थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कौन कौन से देश में है। तो देश इसमें कौन कौन सा हो जाएगा, म्यांमार हमारा पड़ोसी देश, इसके अलावा और कौन है, एक अमेरिका, यूएसए में भी, और इसके अलावा बांग्लादेश। इन देशों के अंदर भी साथ में मनाया जा रहा है जो कुतपुई, और 10 राज्यों के अंदर मनाया जा रहा है। तो मणिपुर हो गया, जैसे मणिपुर हो गया, मणिपुर, इसके अलावा त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया। तो ये जो है इन स्टेट्स के अंदर मनाया जा रहा है, ये आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम। जो कुतपुई किससे संबंधित है, थोड़ा सा नाम अजीब लगेगा, आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है। मिजो कम्युनिटी को उनके बीच में जो है एकता की भावना या संगठित करने के उद्देश्य से इसको मनाया जा रहा है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर मिजोरम की बात हो रही है तो मिजोरम की कैपिटल क्या है, मिजोरम की कैपिटल आपको आइडिया होना चाहिए क्या है। तो मिजोरम की कैपिटल है आइजोल। आइजोल जो है मिजोरम की कैपिटल है। इसके अलावा मिजोरम के राज्यपाल कौन है, तो मिजोरम के राज्यपाल है श्रीधरन पिल्लई। श्रीधरन पिल्लई जो है मिजोरम के राज्यपाल है। और जोरमथंगा जो है ये मिजोरम के सीएम है। सीएम कौन है, जोरमथंगा जो है, जोरमथंगा मिजोरम के सीएम है। इसके अलावा श्रीधरन पिल्लई जो है वो मिजोरम के राज्यपाल है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा मिजोरम के अंदर बात करें तो मिजोरम में विधानसभा की सीटें कितनी है, 40, और लोकसभा और राज्यसभा की मिजोरम की कितनी सीटें हैं, 1-1 सीटें हैं। ठीक है, मिजोरम की लोकसभा और राज्यसभा की सीटें की बात करें तो 1-1 है, और विधानसभा की सीटें कितनी है मिजोरम की, तो 40 है, ये ध्यान रखना है। क्लियर है ये चीज़, तो ये आपको आइडिया होना चाहिए। श्रीधरन पिल्लई जो है वो वहाँ के राज्यपाल है, और जोरमथंगा जो है वो वहाँ पर मुख्यमंत्री है, तो ये थोड़ा सा आइडिया रखना है। क्लियर। इसके बाद अगर बात करूँ मैं तो मिजोरम जो है वो आपका म्यांमार की तरफ लगता राज्य है, जो उत्तर पूर्वी राज्य में 7 सिस्टर का हिस्सा है। जो 7 सिस्टर हम लोग जिनको कहते हैं, जो 7 उत्तर पूर्वी राज्य हैं हमारे, उनका हिस्सा है मिजोरम, ये आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, मिजो कम्युनिटी ज़्यादातर है मिजोरम के अंदर। क्लियर है, तो ये आपको थोड़ा सा, साक्षरता दर काफ़ी हाई है, 91 पॉइंट समथिंग साक्षरता दर है मिजोरम की, तो बहुत ही अच्छा साक्षरता दर में। तो इसका आंसर क्या हो गया, बी हो गया। मिजोरम जो है वो जो कुतपुई महोत्सव मना रहा है। ठीक है, तो इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन है किस राज्य में चौथा बक्सा पक्षी महोत्सव आयोजित किया गया है। देखिएगा, बक्सा पक्षी महोत्सव जो है, इसका क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, इसको देखो। बक्सा जो है उस नाम से, बक्सा या बुक्सा कुछ भी कह सकते हैं आप लोग, लेकिन बक्सा हिंदी के अंदर बोलोगे इसको, बक्सा नेशनल पार्क है। बक्सा नेशनल पार्क कौन से राज्य में, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बक्सर की लड़ाई हुई थी, कहाँ हुई थी, बक्सर की लड़ाई आपको याद होगी, बंगाल के लिए। ठीक है, प्लासी और बक्सर, प्लासी जो है 1757, बक्सर 1764, तो बक्सर कहाँ, बंगाल के अंदर। तो पश्चिम बंगाल के अंदर जो बक्सा नेशनल पार्क है वहाँ की बात है। वहाँ पर जो है आपका बक्सा नेशनल पार्क के अंदर जो है एक ये हो रहा है, जो बक्सा पक्षी महोत्सव है जो वहाँ पर मनाया जा रहा है। उसके अंदर क्या होगा कि जैसे सुल्तान टाइगर हो गया, ग्रेटर स्पॉटेड ईगल हो गया और ग्रेट हॉर्नबिल हो गया, ऐसे 300 से अधिक जो प्रजातियां हैं उनको दिखाया जाएगा। उनको जो है दुर्लभ प्रजातियों को दिखाया जाएगा, जैसे कि सुल्तान टाइगर हो गया, सुल्तान टाइगर, देन ग्रेट हॉर्नबिल, ग्रेट हॉर्नबिल हो गया, ग्रेट हॉर्नबिल हो गया, ठीक है ना, ग्रेट स्पॉटेड ईगल हो गया, ठीक है, ग्रेट स्पॉटेड ईगल हो गया। तो इस प्रकार से जो है ये कम से कम भी 300 प्लस जो दुर्लभ जनजातियां हैं, दुर्लभ जो आपकी प्रजातियां हैं पक्षियों की, वहाँ पर दिखाई जाएगी। ग्रेटर स्पॉटेड ईगल हो गया, ग्रेट हॉर्नबिल हो गया, सुल्तान, प्लस जो है 300 से भी ज़्यादा जो है ऐसी प्रजातियां जो है, दुर्लभ प्रजातियां हैं जो पक्षियों की, वो वहाँ पर इसके अंदर जो है महोत्सव के अंदर दिखाई जाएगी। इस आयोजन के अंदर उनके दर्शन आप कर सकते हो। बक्सा नेशनल पार्क जो है वेरी वेरी फेमस इन पश्चिम बंगाल, जो है काफ़ी प्रसिद्ध पार्क है ये बक्सा नेशनल पार्क, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा बक्सा की बात करें तो बक्सा के अंदर राज्यपाल और थोड़ा सा उनके बारे में भी आइडिया होना चाहिए। बक्सा के वर्तमान में पश्चिम बंगाल के अंदर जो है वर्तमान में राज्यपाल कौन है, तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल है
जगदीश धनखड़। इसके अलावा सीएम कौन है? ममता बनर्जी। ठीक है, सीएम कौन है? ममता बनर्जी। और जगदीश धनखड़ कौन है वहाँ पर? पश्चिम बंगाल में राज्यपाल है, ये बात पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर बात करें विधानसभा सीटों की वहाँ पर, तो विधानसभा सीटें कितनी हैं? 295 विधानसभा है। और लोकसभा और राज्यसभा की बात करूँ तो लोकसभा और राज्यसभा की कितनी है? लोकसभा 42 है और राज्यसभा की कितनी है? 16 सीटें हैं पश्चिम बंगाल में। ठीक है, लोकसभा की 42 है और राज्यसभा की 16 सीटें हैं और विधानसभा की 295 सीटें हैं पश्चिम बंगाल से, ही आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा देखिएगा पश्चिम बंगाल जो है यहाँ पर बक्सा नेशनल पार्क काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपका पश्चिम बंगाल के अंदर और भी चीज़ें अगर हम लोग देखें तो जैसे कि जो आपका चावल है, जो राइस है, उसमें सर्वाधिक उत्पादन जो है वो पश्चिम बंगाल के अंदर होता है। भारत में जो चावल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य जो है वो पश्चिम बंगाल है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश आता है, उसके बाद तीसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश आता है। तो चावल जो सर्वाधिक उत्पादन करता है वो भी पश्चिम बंगाल है। इसके अलावा जूट का उत्पादन, जूट के उत्पादन में जो है भारत विश्व भर में पहले स्थान पर है, लेकिन भारत में जो है जूट का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है? वो पश्चिम बंगाल के अंदर होता है, ये भी ध्यान रखना है। तो जूट उत्पादन में हो गया, चावल उत्पादन में हो गया, भारत में प्रथम स्थान पर है पश्चिम बंगाल। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की अगर बात करें हम लोग तो पश्चिम बंगाल में जैसे कि स्टील प्लांट लगा हुआ है। एक स्टील प्लांट कौन सा है? दुर्गापुर स्टील प्लांट जो है, दुर्गापुर इस्पात उद्योग जो है, जो कि ब्रिटेन की मदद से लगा हुआ है। किसके मदद से लगा हुआ? यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन की मदद से लगा हुआ है ये दुर्गापुर वाला। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो दुर्गापुर स्टील प्लांट कई बार पूछ लेता है किसके सहयोग से लगा हुआ है, तो ये आपका ब्रिटेन के सहयोग से लगा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा रानीगंज जो है वो आपकी माइन है, वहाँ पर वेरी वेरी फेमस माइन है रानीगंज। झरिया झारखंड में, रानीगंज पश्चिम बंगाल की बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध माइन है, आपकी कोयले की खान है ये, ठीक है। तो ये कुछ एक चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है इसके अंदर, क्लियर है। तो ये छोटी मोटी बातें आप ध्यान रखेंगे। हम लोग क्या बात कर रहे थे? बक्सा नेशनल पार्क कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये ध्यान रखना है। ये बक्सा पक्षी महोत्सव वाला भी और ऐसे ही पूछ सकता है बक्सा नेशनल पार्क की तरह, क्लियर है। तो इसमें से आपका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, यानी सी फॉर कलकत्ता इज द करेक्ट आंसर, क्लियर है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बोल रहा है विश्व पुस्तक मेला 2020 कहाँ आयोजित किया गया? विश्व पुस्तक मेला 2020 जो है उसका आयोजन जो है कहाँ किया गया? जिसमें भारत अतिथि देश है, जिसमें भारत क्या है? अतिथि देश है। भारत जो है गेस्ट कंट्री होगा उसमें, ये बात पूछ रहा है। तो देखिएगा पेरिस, दिल्ली, बर्लिन और संघाई, बताइएगा इसका आंसर आप लोग ही बताइएगा कहाँ आयोजित है। तो जो आपका विश्व पुस्तक दिवस जो है, बताइए इसको फटाफट से आंसर कीजिएगा आप लोग ही। भारत इसमें अतिथि देश है, ये बात ध्यान रखना है। तो देखिएगा भारत इसमें अतिथि देश, और ये आपका है पेरिस, और पेरिस बोले तो फ्रांस का कैपिटल। और फ्रांस का कैपिटल जो है, फ्रांस के साथ भारत के संबंध काफ़ी मजबूत होते जा रहे हैं धीरे धीरे, और है भी पहले से ही। देखिएगा उसके अंदर भारत अतिथि देश है। पहले भी भारत 2002 और 2007 के बीच में जो है अतिथि देश था। इसके अंदर जो है विश्व पुस्तक मेले के अंदर जो है वहाँ पर 2002 और 2007 के अंदर भी अतिथि देश था, और अब जो है 2022 के अंदर फिर से, ताकि दोनों जो देश है अपने एक तरह से कल्चर को आदान प्रदान हो, इंटरेक्शन हो, जिसकी वजह से उनके बीच में और बॉन्डिंग मजबूत हो और अच्छे से जो है उनके बीच में संबंध और अच्छे स्थापित हो। इसके लिए इस प्रकार की चीज़ें कर रही है। और उसके बाद अगर बात करें तो 2022 के अंदर जो विश्व पुस्तक मेला दिल्ली के अंदर आयोजित किया जाएगा, उसमें अतिथि देश हम लोगों ने फ्रांस को भी शामिल किया है। उसमें अतिथि देश कौन होगा? उसमें अतिथि देश फ्रांस होगा। तो ये आपको थोड़ा सा आइडिया रखना है। अब भारत की तरफ से जो है इस विश्व पुस्तक दिवस, जो आपका विश्व पुस्तक मेला 2020 जो है, इसमें कौन भाग लेगा? तो नेशनल बुक ट्रस्ट जो है वो रिप्रेजेंट करेगी भारत को। इसमें कौन रिप्रेजेंट करेगा भारत को? इसमें भारत को रिप्रेजेंट करेगी नेशनल, राष्ट्रीय बुक ट्रस्ट जो है, नेशनल बुक ट्रस्ट, समझ रहे हैं? नेशनल बुक ट्रस्ट जो है भारत को इस मेले में रिप्रेजेंट करेगी, प्रतिनिधित्व करेगी भारत का। तो ये आपको आइडिया रखना है। पेरिस के अंदर अतिथि देश है भारत, क्लियर है। तो ये आपको आइडिया रखना है। तो इसका आंसर हो गया ए फॉर इलाहाबाद, इसका करेक्ट आंसर हो गया, राइट। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपका, किस राज्य ने जल जीवन हरियाली मिशन लॉन्च किया है? किस राज्य ने किया है जल जीवन हरियाली मिशन? बताइएगा। बिहार, राजस्थान, त्रिपुरा और मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य है जिसने जल जीवन हरियाली मिशन लॉन्च किया है? तो जल जीवन हरियाली मिशन जो है ये आपका
जलवायु परिवर्तन और जल संरक्षण के बारे में जागरूकता के लिए। किसके लिए है ये? जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन जो है और जल संरक्षण, वाटर कंजर्वेशन जो है, और क्लाइमेट चेंज, इसके लिए जो है ये अभियान है, एक तरह से ये मिशन है, जो कि किसने लॉन्च किया है, ये किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो ये किया है आपका बिहार ने। किसने किया है? बिहार ने लॉन्च किया है जल जीवन हरियाली मिशन। और ये किस लिए किया है? जलवायु परिवर्तन और जल संरक्षण के बारे में जानकारी देने के लिए लॉन्च किया है। ठीक है, तो इसमें ये इतना ध्यान रखना है कि जो आपका जल जीवन हरियाली मिशन किससे संबंधित है, तो आपको आंसर देना पड़ेगा। तो क्या बोलोगे? जलवायु परिवर्तन और जल संरक्षण से के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए। इसके बाद अगर बात करें तो इसमें और क्या क्या चीज़ हो सकती है? जैसे कि बिहार का जिक्र आया है, तो बिहार के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। बिहार जो है, इसके सीएम कौन है अभी, और बिहार के राज्यपाल कौन है? बिहार के राज्यपाल है फागू चौहान। फागू चौहान जो है बिहार के राज्यपाल है, फागू चौहान। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। इसके अलावा बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री है, नीतीश कुमार ये मुख्यमंत्री है बिहार के। इसके अलावा बिहार के अंदर और बात करें, बिहार का कैपिटल पड़ता है आप लोगों को पटना। पटना जो है बिहार का राजधानी है। इसके अलावा अगर बात करें बिहार में जो है वाल्मीकि नेशनल पार्क, नेशनल पार्क वेरी वेरी फेमस नेशनल पार्क है बिहार में। कौन सा है? वाल्मीकि नेशनल पार्क जो है बहुत ही प्रसिद्ध नेशनल पार्क है बिहार का, ये आपको आइडिया होना चाहिए बिहार के अंदर। इसके अलावा आपने पता होगा बिहार के अंदर जो है आपका नालंदा विश्वविद्यालय जो है, नालंदा क्या है? नालंदा जो है लैंड ऑफ नॉलेज माना जाता है। नालंदा जो है बिहार के अंदर, उसको क्या कहा जाता है? लैंड ऑफ नॉलेज, ज्ञान की भूमि। तो ये नालंदा को कहा जाता है बिहार के अंदर। इसके अलावा अगर बात करें भागलपुर बिहार के अंदर, भागलपुर वेरी वेरी फेमस इन बिहार। भागलपुर क्या है? भागलपुर बिहार के अंदर सिल्क सिटी के नाम से प्रसिद्ध है। सिल्क सिटी ऑफ इंडिया जो है वो भागलपुर बिहार के अंदर। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें भागलपुर बिहार के अंदर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सिल्क सिटी जो है वो कौन है? भागलपुर बिहार है। क्लियर है? इसके अलावा बिहार राज्य जो है वाल्मीकि नेशनल पार्क आपको अच्छे से ध्यान रखना है। क्लियर है? नालंदा जो विश्वविद्यालय हो गया, और नालंदा सिटी जो है लैंड ऑफ नॉलेज इसको कहा जाता है। तो ये तमाम चीज़ें जो है बिहार के बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा अभी के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? जल जीवन हरियाली मिशन लॉन्च किया है बिहार ने किया है, राइट। तो इसका ए फॉर इलाहाबाद करेक्ट आंसर हो गया। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, नासा ने पृथ्वी के आकार के जीवन की संभावना वाले ग्रह की खोज की है, उसका नाम क्या है? देखिएगा, ऐसा क्वेश्चन जो है पूछने की संभावनाएं रहती है कई बार। किसने क्या पूछा है कि पृथ्वी के आकार के जीवन की संभावनाओं वाले ग्रह की खोज की है, नासा ने की है। पहली बात तो ये क्लियर हो गई, किसने की है ये खोज? नासा ने की है। नासा, अब आपको पता ही है, अमेरिकन स्पेस एजेंसी है नासा, उसके द्वारा खोज की गई है। अब इसमें क्या मामला है, कौन सा है? सबसे पहले तो ये बताओ उसका नाम क्या है? ये प्लूटो है कि केटू है, क्या नाम है उसका? सबसे पहले ये बताओ, बताइएगा। तो ये है आपका TOI 700D। ये नाम थोड़ा याद रखना, आगे 1-2 साल तक जब ऐसी कोई बात आती है तो 1-2 साल तक उसका बात का कुछ ना कुछ जो है वैल्यू रहता है और क्वेश्चन बनते हैं उसमें से। अदरवाइज तो देखिएगा, ये भी जो है इसी प्रकार की चीज़ है। ये भी जीवन की संभावना वाला ग्रह की खोज हुई थी, ये काफ़ी पहले हो गई थी, लेकिन अभी जो है ये TOI 700D जो है ये अभी रिसेंटली खोज किया है नासा ने। नासा का जो मिशन था टेस जो है, टेस का फुल फॉर्म अगर बात करें तो ये 2019 के अंदर जो नासा का मिशन था, ये भी पूछा जा सकता है टेस मिशन किसका है? नासा का। इसका क्या फुल फॉर्म है टेस का? ट्रांजिटिंग अंग्रेजी भाषा में पूछेगा ये, ट्रांजिटिंग एक्सोप्लेनेट सर्वे सैटेलाइट। ट्रांजिटिंग एक्सोप्लेनेट सर्वे सैटेलाइट जो है ये आपका टेस्ट जो है 2019 के अंदर नासा का मिशन है, जिसके तहत जो है इसकी खोज हुई है। TOI 700D की खोज हुई है। इसमें क्या है, इसको अगर देखें हम लोग तो देखिएगा, हमारी हमेशा से एक इच्छा रहती है कि हम लोग ऐसे ग्रहों की खोज करें, ऐसे प्लैनेट्स की खोज करें जहाँ पर जीवन संभव हो, और इसीलिए जो है नासा ने ये टेस्ट भी छोड़ा है। और ये एक्सो प्लैनेट मतलब कि बाहर की दुनिया में है एक तरह से, मतलब एक्सो है, एक्सो लेवल पे देखा जा रहा है इस प्लैनेट को। तो क्या है कि एक दूसरे स्टार के अंदर, जिसको हम लोगों ने एम ड्वार्फ स्टार नाम दिया है, एम ड्वार्फ स्टार का जो है
चारों तरफ ये रिवॉल्व कर रहा है। और 37 दिन का जो है TOI 700D जो है, इसका रिवोल्यूशन पीरियड कितना है? इसका रिवोल्यूशन पीरियड है 37 दिन। जैसे पृथ्वी का कितना है? 365 दिन है, उसी प्रकार से इसका 37 डेज है ओनली रिवोल्यूशन पीरियड जो है। एम ड्वार्फ स्टार के चक्कर लगा रहा है ये, वहाँ का है ये। इसके अलावा अगर बात करें हम लोग तो इसके अंदर एक चीज़ और है कि इसका साइज जो है वो पृथ्वी के साइज से 20% ज़्यादा है। इसका साइज कितना है? पृथ्वी के साइज से 20% ज़्यादा है, ठीक है। और कैसे पता लगता है हम लोगों को कि ये वाला प्लेनेट जो है इस पर रहने की संभावना है या जीवन की संभावना है? तो पानी अगर वहाँ किसी भी जगह पर अगर वाटर लिक्विड स्टेट में मिल जाता है, पानी जो है वो अगर लिक्विड स्टेट में मिल जाता है, हमें द्रव अवस्था में पानी मिल जाता है, तो हम लोग सोचते हैं कि वहाँ पर रहने की संभावना है। और अगर इसी हिसाब से सोचें तो मार्स और वीनस जो है, मार्स और वीनस भी जो है वो दोनों प्लेनेट इसी कैटेगरी में आते हैं जहाँ पर रहने की संभावना है, लेकिन वहाँ पर है नहीं। तो यहाँ का भी एक क्लियर नहीं है कि यहाँ पर कल को रहने जाएंगे हम लोग। अभी से प्लान शुरू नहीं कर देना है कि अच्छा मैं तो फिर जा रहा हूँ 1-2 साल बाद उधर ही जाना है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये आपका अभी तक संभावना की बात हो रही है। पानी यहाँ पर लिक्विड स्टेट में मिल रहा है ऐसा माना जा रहा है, ऐसी संभावना है। बट जो क्या होता है, गोल्डीलॉक जोन होती है, एक होती है गोल्डीलॉक जोन। गोल्डीलॉक जोन क्या होती है? जिसको हम लोग हैबिटेबल जोन कहते हैं। गोल्डीलॉक जोन होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? हैबिटेबल जोन कहते हैं, रहने योग्य जगह। वो कौन सी होती है? जहां ना तो ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंड। तो ऐसा जो एरिया आता है वो गोल्डीलॉक जोन में आता है, ठीक है ना। तो ये वाला प्लेनेट किस में माना गया? ये गोल्डीलॉक जोन में माना गया है। तो इसलिए जो है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, इसको ध्यान रखना है, राइट। तो ये टेस्ट के बारे में थोड़ा सा, और ये जो एक नासा का जो स्पिट्जर टेलीस्कोप जो था, इसने इस चीज़ को कंफर्म भी कर दिया। स्पिट्जर टेलीस्कोप जो है उसके द्वारा ये कंफर्म भी किया गया TOI 700D को। तो याद रख लेंगे आप लोग TOI 700D। K2+18 बीज वाला जो देख रहे हैं आप लोग, ये पुराना है, पहले खोजा गया था इसको, ठीक है। इसके अलावा प्लूटो के बारे में आपको पता ही होगा। प्लूटो क्या है? अभी एक वर्तमान में एक बोना ग्रह है प्लूटो जो है 2006 में प्लूटो को ग्रहों की कैटेगरी से बाहर कर दिया गया था। अभी वर्तमान में कुल 8 ही ग्रह हैं सूर्य सौरमंडल में, और प्लूटो पहले होता था तो 9 थे। अब प्लूटो को 2006 के अंदर जो है बाहर कर दिया गया, ग्रहों की कैटेगरी से बाहर निकाल दिया गया, क्योंकि ये जो ग्रहों की डेफिनेशन होती है, प्लेनेट की जो डेफिनेशन है, जो उसकी व्याख्या है, उसको अच्छे से जो है पूरी नहीं करता है। उसकी जो सारी शर्तें हैं उसको पूरा नहीं करता है। वो अपनी प्रॉपर साइकिल के अंदर जो चलना चाहिए कोई भी प्लेनेट है, वो अपने ऑर्बिट करना चाहिए अपनी एक प्रॉपर जो है उसके अंदर, तो वो ऑर्बिट नहीं कर पा रहा है। ये कहीं ना कहीं दूसरे ग्रहों की कक्षा को काट रहा है, तो इसलिए जो है गड़बड़ थी इसके अंदर। तो ये प्लूटो के अंदर दिक्कत थी। तो 2006 के बाद से जो है प्लूटो जो है नो मोर ए प्लेनेट। प्लूटो को कब से ग्रहों की कैटेगरी से हटाया? 2006 में हटाया गया। क्लियर? तो ये भी साथ में ध्यान रखना है। इसका आंसर ए फॉर इलाहाबाद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है आपका, नौसैनिक अभ्यास मिलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? देखिएगा, नौसैनिक अभ्यास है मिलन मतलब मिलन हो रहा है किसी का। मिलन किसका हो रहा है, अब ये बात देखने वाली है। मिलन जो है ये आपका एक नौसैनिक अभ्यास है, ठीक है। क्या है? एक नौसैनिक अभ्यास है मिलन। एडमिरल करमबीर सिंह जो है वो हमारे नेवी के प्रमुख है अभी, ये भी बात भी ध्यान रखना है। और ये जो है आपका मिलन की शुरुआत हो चुकी है 1995 में। इसकी शुरुआत हो गई थी। कब से हो गई थी? 1995 में इसकी शुरुआत हो गई थी। और ये आपका अंडमान निकोबार में लास्ट टाइम तक अंडमान निकोबार जो आपका द्वीप समूह है वहां पर होता था। इस बार जो है कहाँ आयोजन हुआ है और जो आयोजन कहाँ किया जाएगा, ये बात पूछ रहा है। तो विशाखापत्तनम, मालाबार, कोंकण और नाहवा सेवा। पहला तो बताइएगा विशाखापत्तनम कहाँ है? विशाखापट्टनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश, ठीक है। वेरी फेमस पोर्ट है। मालाबार कहाँ पर है? मालाबार तट किसको कहा जाता है बताइएगा? मालाबार तट किसको कहते हैं? केरल तट को आप मालाबार तट कहते हैं, ठीक है। केरल तट को मालाबार तट कहते हैं। इसके अलावा कोंकण कहाँ पर है? कोंकण रेलवे वेरी वेरी फेमस। कोंकण रेलवे भी चलती है ना, महाराष्ट्र से कर्नाटक के बीच में कोंकण रेलवे भी चलती है। तो वो कोंकण जो है तट आपका ये है, महाराष्ट्र और गोवा का जो तट है उसको हम लोग कोंकण तट बोलते हैं। महाराष्ट्र और गोवा के तट को कोंकण तट बोलते हैं। इसके अलावा नाहवा सेवा, ये क्या? ये पोर्ट है आपका महाराष्ट्र के अंदर, जो मुंबई पोर्ट है उसके बिल्कुल जस्ट पास में नाहवा सेवा पोर्ट है। इसका ही नाम बदलकर बाद में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कर दिया गया था, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट यही है, तो ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं मिलन की हम लोग। मिलन जो है कहाँ आयोजित किया जाएगा? मिलन जो है वो इंडियन ओशियन के अंदर, हिंद महासागर के अंदर एक अच्छे संबंध स्थापित करने के लिए, एक मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने के लिए, एक तरह से आपका मल्टीलेटरल यानी कई देशों का मिलकर जो है
ये युद्ध अभ्यास है। इसके अंदर इस बार अगर बात करें तो कितने देश शामिल है ये भी पूछा जा सकता है। तो इस बार इसके अंदर 41 देश शामिल है। कितने कंट्रीज शामिल है इसके अंदर इस बार? 41 देश शामिल है इस मिलन के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी शुरुआत 1995 में हो गई थी, लगभग जो अंडमान निकोबार वाले पे होता था। और इस बार 41 देशों में अगर बड़ी अगर हम लोग देखें तो मोटे तौर पर जैसे कि ऑस्ट्रेलिया हो गया, इसके अलावा फ्रांस हो गया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया हो गया, फ्रांस हो गया, ओमान हो गया, ठीक है, यूएसए हो गया। तो ये सब लोग जो है इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। न्यूजीलैंड हो गया, इंडोनेशिया हो गया, ये हिंद महासागर के आसपास के देश जो है ज़्यादातर इसके अंदर भाग ले रहे हैं, ठीक है। तो 41 देश है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया, ओमान, यूएसए। तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना इन चीज़ों का, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। मिलन कहाँ होगा? अब फाइनली आंसर दे देते हैं, ये होगा विशाखापत्तनम, ठीक है। विशाखापत्तनम जो है आंध्र प्रदेश, वहाँ पर होगा ये मिलन युद्ध अभ्यास जो है, ठीक है। अभी वर्तमान में नौसेना प्रमुख कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह, ये भी ध्यान रखना है। क्लियर है? तो इसी के साथ जो है इसका आंसर है फॉर इलाहाबाद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, ये आपसे पूछा है। तो देखिएगा, विश्व हिंदी दिवस और नेशनल हिंदी दिवस ये दो चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो दो चीज़ों का क्या क्या पता होना चाहिए? एक तो है विश्व हिंदी दिवस यानी वर्ल्ड हिंदी डे। एक क्या है? वर्ल्ड हिंदी डे या विश्व हिंदी दिवस, वर्ल्ड हिंदी डे। विश्व हिंदी दिवस की शुरुआत अगर बात करें तो 10 जनवरी 1975। कब? 10 जनवरी 1975 को जो है पहली बार जो है विश्व हिंदी दिवस की शुरुआत हुई थी। नागपुर के अंदर इसको मनाया गया था। पहली बार जो है नागपुर के अंदर हिंदी भाषा को विश्व स्तर पर प्रमोट करने के लिए, ठीक है ना, हिंदी भाषा को विश्व स्तर पर प्रमोट करने के लिए 10 जनवरी 1975 को नागपुर में पहली बार हिंदी दिवस मनाया गया था। क्लियर है ये चीज़? उसके बाद जो है ये धीरे धीरे करके शुरू हो गया और 2006 से जो है ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाना शुरू कर दिया विश्व हिंदी दिवस प्रॉपरली। ये आपका इंडिया के अलावा भी कई और देशों के अंदर भी मनाया जाता है। कई और देशों की अगर बात करें तो कहाँ कहाँ पर, जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो यूएसए के अंदर भी, ब्रिटेन के अंदर भी, मॉरिशस के अंदर भी, इसके अलावा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, वहाँ पर दो आपका एक नेशन है जिसको हम लोग कहते हैं ट्रिनिडाड एंड टोबैगो। ट्रिनिडाड और टोबैगो जो है वहाँ पर भी जो है विश्व हिंदी दिवस का आयोजन किया जाता है। तो मॉरिशस हो गया, ब्रिटेन हो गया, यूएसए हो गया, ट्रिनिडाड और टोबैगो हो गया, इन जगह पर भी विश्व हिंदी दिवस जो है पूरी धूमधाम से वर्ल्ड लेवल पर मनाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना। इसके अलावा बात करें हम लोग हिंदी के बारे में तो हिंदी जो है वो फिजी की ऑफिशियल भाषा भी है। हिंदी जो है फिजी की आधिकारिक भाषा है। फिजी जो देश है उसकी आधिकारिक भाषा है हिंदी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, आधिकारिक भाषा है वहाँ पर। इसके अलावा अगर बात करें हम लोग तो विश्व में चाइना की जैसे मंडारिन हो गई, स्पेनिश हो गई, इंग्लिश हो गई, उसके बाद चौथे स्थान पर जो है सबसे ज़्यादा बोलने वाली भाषा में से हिंदी आती है। और भारत में अगर बात करें तो भारत में 40% जो लोग हैं वो हिंदी, भारत में जो है 40% लोग हिंदी बोलते हैं। लेकिन क्या भारत की जो है राष्ट्रभाषा हिंदी है? बिल्कुल भी नहीं है। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं है। ऑफिशियल लैंग्वेज अगर बात करें भारत में तो अगर हम लोग बात करें तो आर्टिकल जो 346 है हमारा, अनुच्छेद 346 जो है संविधान का, उसके अंदर हिंदी का उल्लेख है। हिंदी को जो है राजभाषा के रूप में लिखा हुआ है वहाँ पर, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। आर्टिकल 346 के अंदर लिखा हुआ है। तो अनुच्छेद 346 के अंदर ये आपका राजभाषा के रूप में हिंदी का उल्लेख है और 40% लोग बोल सकते हैं। लेकिन फिर भी जो है भारत की एक तरह से राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो साउथ में जो देश है, साउथ में जो राज्य है, जैसे कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया, आपका केरल हो गया, वहाँ वो लोग हिंदी नहीं बोल सकते। वो अपना या तो लोकल लैंग्वेज वो बोल सकते हैं, इसके अलावा या जो है फिर वो इंग्लिश बोल सकते हैं। हिंदी उनको बड़ा डिफिकल्ट लगता है। तो जब जब राष्ट्रभाषा की आवाज़ उठाई जाती है तो वो लोग इस चीज़ में बिल्कुल इंटरफेयर करते भी हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि वो उन्होंने कभी बोला नहीं है। एकदम से तुम बोलोगे कि नहीं यार हिंदी तेरे को नहीं आती है, क्या मामला है? तो हिंदी तेरे को क्यों आएगी भाई? हिंदी तो उसने बोली नहीं है, कभी नहीं आएगी उसको। तुम लोगों को एकदम बोले कन्नड़ नहीं आती है तेरे को, वो लोग तुम पे हंसते होंगे, इसको कन्नड़ ही नहीं आती है, समझ रहे हो? तो वो एक बार बार प्रैक्टिस करते हो। जैसे कि नॉर्थ बेल्ट के अंदर है, वहाँ पर हिंदी ज़्यादा प्रचलित है, तो वो लोग शुरू से हिंदी बोलते आ रहे हैं, शुरू से सुनते आ रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि उनको हिंदी तो आएगी। तो इसलिए जो है ये लैंग्वेज को समझना है। ऐसा नहीं सोचना है कि ये इसको आती है, इसको क्यों नहीं आती है। उसके स्टेट में क्या सिस्टम है, उसके स्टेट में उसने क्या पढ़ा है, किस लैंग्वेज के अंदर पढ़ा है, वो तमाम चीज़ें जो है सोचने के बाद ही फिर आप लोग बात करें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। इसके अलावा ये तो विश्व हिंदी दिवस की बात है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। लेकिन जो नेशनल हिंदी डे है,
नेशनल हिंदी डे जो है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस, वो कब मनाया जाता है? तो वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर जो है उसको मनाया जाता है आपका ये नेशनल हिंदी दिवस। नेशनल हिंदी डे जो है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये 14 सितंबर को। 14 सितंबर को क्यों? क्योंकि 14 सितंबर जो 1949 को, 14 सितंबर 1949 को जो है, 1949 को संविधान सभा ने, किसने? संविधान सभा ने हिंदी को संविधान में राजभाषा के रूप में जो है शामिल किया। संविधान सभा ने राजभाषा का दर्जा दिया हिंदी को 1949 में। संविधान सभा जिसने हमारे संविधान का निर्माण किया, उसने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया था। तो इसलिए जो है उस दिन को हम लोग 14 सितंबर को नेशनल हिंदी डे या राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। क्लियर है ना? तो ये तमाम बातें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा हमारी जो क्लासिकल लैंग्वेज जिसको हम लोग बोलते हैं, ये हमने किस में डाल रखी है? हम इसके लिए कौन सा शेड्यूल है? तो भाषाओं का उल्लेख कौन सी अनुसूची में है, कौन सी अनुसूची में, कई बार पूछा जाता है। तो जो 8वां शेड्यूल है, 8वां अनुसूची जो है, इसके अंदर आपका भाषाओं का उल्लेख है। और उसमें वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो इसके अंदर टोटल 22 भाषाएं हैं, ये बात ध्यान रखना है। और इंग्लिश जो है वो इसके अंदर नहीं है। इंग्लिश जो है वो इन 22 भाषाओं की सूची में 8वीं अनुसूची में नहीं है। जिसमें 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है हमारे संविधान के अंदर, वहां पर आपका अंग्रेजी भाषा का जिक्र नहीं है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। समझ पा रहे इस चीज को? इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो देखिएगा, इंग्लिश का जिक्र नहीं है 22 का। और इसके अंदर जो है, पहले जब संविधान लागू हुआ उस समय 14 ही भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में 22 हुई है। जो 8 भाषाएं जो है ये बाद में जोड़ी गई है। बाद में कब? जैसे कि 1967 में 21वां संविधान संशोधन करके एक भाषा जोड़ी गई। उसके बाद जो है फिर बाद में आपका एक भाषा सिंधी जोड़ी गई थी शुरू में। उसके बाद जो है अगर बात करें तो 71वां संविधान संशोधन किया 1992 में। उसके बाद आपकी उसमें जोड़ी गई 3 भाषाएं, नेपाली जोड़ी गई, मणिपुरी जोड़ी गई और कोंकणी जोड़ी गई। इसके अलावा अगर बात करें तो उसके बाद जो आपका ये किया गया 92वां संविधान संशोधन हुआ उसके बाद जो है 2003 के अंदर। और उसके तहत जो है 92वें संविधान के तहत आपकी 4 भाषाएं और जोड़ी गई, जिसमें बोडो हो गई, मैथिली हो गई, संथाली हो गई, डोगरी हो गई। डोगरी आपकी जम्मू कश्मीर के अंदर है। तो ये तमाम चीज़ें जो है, अभी एक इश्यू और आ रहा है, जम्मू कश्मीर का इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए भाषा जो है, क्योंकि वहाँ पर अभी एक बिल लाया जा रहा है जिसमें जम्मू कश्मीर की जो भाषा है वो पहले उर्दू जो है वहाँ पर काफ़ी उसको वो दिया गया था, उर्दू जो है वहाँ की लैंग्वेज थी। अब उसको हटाने की बात चल रही है और हिंदी भाषा को लेके आने की बात चल रही है वहाँ पर आधिकारिक भाषा के रूप में। तो इस चीज़ पर थोड़ा सा नज़र रखने की ज़रूरत है। क्लियर है? तो ये हिंदी के बारे में हम लोग जिक्र कर रहे थे, बात कर रहे थे, साथ में अन्य चीज़ों को भी कर लिया है। तो इसका करेक्ट आंसर बताइएगा अब क्या है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? A, B, C और D। तो C फॉर कलकत्ता इज द करेक्ट आंसर फॉर वर्ल्ड हिंदी डे, विश्व हिंदी दिवस के लिए। और अगर नेशनल हिंदी डे पूछेगा तो 14 सितंबर हो जाएगा, राइट। इसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका हो गया। इसके अलावा अगला क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य की सरकार ने हाल ही में छात्रों के लिए स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग अभियान शुरू किया है? देखिएगा, स्वस्थ शरीर और स्वस्थ आपका दिमाग, यानी हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड, ये इसको अंग्रेजी में बोलोगे, हेल्दी बॉडी और हेल्दी माइंड। और ए हेल्दी माइंड ऑलवेज बिलोंग्स टू ए हेल्दी बॉडी। एक स्वस्थ दिमाग जो है वो हमेशा स्वस्थ शरीर में ही होता है। इसलिए सभी पढ़ने वालों के लिए वालों से मेरी इस चीज़ की गुजारिश है कि अपनी हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान रहे, क्योंकि अगर आप स्वस्थ हैं तभी आपका दिमाग भी स्वस्थ रहेगा और उससे जो है आपका कैचिंग पावर है, आपका पढ़ने की क्षमता है, ये हर चीज़ रेगुलेट होती है उसी से। तो पहले अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान देना है। अगर वो बिगड़ रहा है तो फिर बाकी की चीज़ों पे दिक्कत आएगी। इसलिए अपना पूरा एक्सरसाइज करना, ये चीज़ों पर पूरा ध्यान देना है। एनीवे हम लोग इसमें डिटेल में नहीं जाते हैं, बट यहाँ क्वेश्चन पे आते हैं कि ये अभियान किसने शुरू किया और इसमें क्या है। देखिए, कोविड-19 के चलते हुए बच्चे बड़े मस्त हो गए हैं और पूरी मस्ती में है वो। तो उसमें क्या है कि बच्चों को बुधवार को, हर बुधवार को जो है दिल्ली गवर्नमेंट यूट्यूब पर एक वीडियो डालेगी। किधर मिलेगा? हर बुधवार को यूट्यूब पर दिल्ली सरकार वीडियो देगी और उसको बताएगी कि किस प्रकार से अपने आप को फिट रख सकते हो। ये पूरी की पूरी चीज़ें बताने के लिए जो है कैसे आपको प्रैक्टिस करना है, कैसे एक्सरसाइज करना है, तो उसके लिए जो है बच्चों को जागरूक करेगी और उसके लिए बच्चों को जो है गाइड करेगी कि किस प्रकार से अपने आप को आप फिट रख सकते हो। और इसके लिए जो है दिल्ली सरकार एक वीडियो बनाकर डालेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो किस गवर्नमेंट का अभियान है? ये दिल्ली गवर्नमेंट का अभियान है, राइट। अब इसमें दूसरी चीज़ क्या है, देखो, दिल्ली गवर्नमेंट का अभियान है। दूसरी चीज़, दिल्ली के अगर बारे में बात करें तो दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है अभी?
तो अरविंद केजरीवाल जी जो है वो दिल्ली के सीएम है अभी वर्तमान में। इसके अलावा अनिल बैजल जो है वो दिल्ली के उपराज्यपाल है। क्लियर है? दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? अनिल बैजल जो है वो दिल्ली के उपराज्यपाल है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें आपको आइडिया होनी चाहिए। तो ये हेल्दी माइंड जो आपका या स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग अभियान जो है वो दिल्ली के द्वारा शुरू किया है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए फॉर इलाहाबाद, राइट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हाल ही में कौन भारत की पहली महिला एम्बुलेंस की ड्राइवर बनी है? कौन है जो भारत की पहली महिला एम्बुलेंस की ड्राइवर बनी है? तो बताइएगा इसके अंदर। पूजा गौड़, कमला दास, देवकी नागर, एम वीरालक्ष्मी, कौन है? तो एम वीर लक्ष्मी जो है वो भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर बनी है, एम वीर लक्ष्मी। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। कौन है भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर? एम वीर लक्ष्मी जो है वो बनी है। तो ये आपको, ये तमिलनाडु की रहने वाली है, चेन्नई तमिलनाडु। तो वहाँ पर जो है पहली वुमेन की एम्बुलेंस ड्राइवर के रूप में इनको तैनात किया गया है। तो ये आपको आइडिया रखना है। तमिलनाडु के बारे में बात करें तो तमिलनाडु जो है, अगर उसकी बात करें हम लोग, तो तमिलनाडु में अभी राज्यपाल कौन है तमिलनाडु के? तो तमिलनाडु के राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित। बनवारी लाल पुरोहित जो है वहाँ पर राज्यपाल है, बनवारी लाल पुरोहित। इसके अलावा मुख्यमंत्री की अगर बात करें तो कौन है? मुख्यमंत्री है उस वहाँ पर एड्डापड्डी। एड्डापड्डी, इसके अलावा एड्डापड्डी के पालास्वामी, एड्डापड्डी के पालानीस्वामी, ठीक है। नाम थोड़े ऐसे होते हैं इधर साउथ के। एड्डापड्डी के पालानीस्वामी। तो पालानीस्वामी जो है, पलानीस्वामी नाम से याद रख सकते हो आप लोग, ठीक है। सीधा जो है पालानीस्वामी नाम से याद रख सकते हो। तो एड्डापड्डी को याद रखने की जरूरत नहीं है। तो पलानीस्वामी जो है वहाँ पर मुख्यमंत्री है, ये आपको ध्यान रखना है। और बनवारी लाल पुरोहित जो है वो वहाँ पर राज्यपाल है। राज्यपाल तमिलनाडु के नहीं होंगे, वो किसी और स्टेट के होते हैं। तो इसलिए बनवारी लाल नाम जैसा आपको लग रहा है, अदरवाइज साउथ के नाम थोड़े ऐसे होते हैं, राइट। इसके बाद अगर बात करें हम लोग तो देखिएगा तमिलनाडु के अंदर विधानसभा सीट्स और लोकसभा सीट की अगर बात करूं तो विधानसभा सीट कितनी है तमिलनाडु के अंदर? तो विधानसभा सीट्स है 294। और लोकसभा और राज्यसभा की बात करें तो लोकसभा की 39 सीटें हैं और लोकसभा की 18 सीटें हैं। विधानसभा कितनी है वहाँ पर? 294। और लोकसभा की 39 है और राज्यसभा की कितनी है? 18 सीटें हैं। ये आपको ध्यान रखना है। सॉरी, नोट 294, 234 कितनी है ये? 234, नोट 294, 234 सीटें जो है यह है आपकी विधानसभा की, और लोकसभा की 39 है और राज्यसभा की 18 सीटें, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपको तमिलनाडु के बारे में। इसके अलावा तमिलनाडु के अंदर और क्या बात याद आ रही है आप लोगों को? तमिलनाडु जो है उसकी कैपिटल चेन्नई है। तमिलनाडु के नीचे जो है, नीचे की तरफ सबसे हमारा निचला स्टेट है यहाँ पर, ये आपका तमिलनाडु पड़ता है। तमिलनाडु के अंदर यहाँ गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क भी है। गल्फ ऑफ मन्नार, यहाँ पर गल्फ ऑफ मन्नार है, ठीक है। इसके अलावा जो है तमिलनाडु के अंदर यहाँ नीचे की तरफ पोर्ट है, उसका क्या नाम है? तुतीकोरिन पोर्ट जो है वो तमिलनाडु के अंदर यहाँ पड़ता है। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी जो है वो भी यहाँ पर है आपकी डोडा बेटा, ठीक है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा जो है वो भी यहीं पर है। तो यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये तमिलनाडु के बारे में तमाम चीज़ें। इसके अलावा अगस्ता मलाई जो है, अगस्ता मलाई नेशनल पार्क जो है वो भी तमिलनाडु के अंदर है। अगस्ता मलाई नेशनल पार्क, अगस्ता मलाई नेशनल पार्क, ठीक है, ये तमिलनाडु के अंदर है। तो ये तमाम चीज़ें जो आपको तमिलनाडु के बारे में ध्यान रखनी है। इसके अलावा जल्लीकाट्टू फेस्टिवल हो गया, पोंगल हो गया और जल्लीकाट्टू फेस्टिवल हो गया, ये किससे संबंधित है? ये आपके तमिलनाडु से संबंधित है। पोंगल हो गया और जल्लीकाट्टू हो गया, ये फेस्टिवल तमिलनाडु से संबंधित है। क्लियर है? तो ये कुछ एक चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इसी के साथ जो है इसका करेक्ट आंसर हो गया वीर लक्ष्मी। और इसी के साथ जो है आज की क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी आप लोग देखते रहिएगा तब तक। पिछली क्लासेस को मैं बार बार रिपीटेडली कहता हूँ, देखिएगा ताकि आपकी कोई भी क्लास छूटे ना और सारे क्वेश्चंस आपके सामने रहें। कॉपी पेन से अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को नोट करते रहिए, क्योंकि हम जो क्वेश्चंस कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं, सारे के सारे नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको अच्छे से करने हैं, राइट। तो इसी के साथ आज की क्लास यहीं पर समाप्त। थैंक यू, बाय बाय।